हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम की सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने भी आपको जयप्रकाश नारायण जी के बारे में भी पढ़ाया था और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो देखिए, इसमें जयप्रकाश नारायण जी के विचारों के अंतर्गत राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के अंतर्गत देखिए इनका विचार क्या था। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये सच्चे देशभक्त थे और उन्हें भारत की पराधीनता को दूर करने की चिंता अधिक थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रवाद के महत्व को अधिक प्रतिपादित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक व आर्थिक कल्याण योजनाओं का कोई महत्व नहीं है। इनका कहना था कि जब तक हमारे भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो उसके बिना सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाओं का कोई महत्व नहीं होता। इसके बाद वे एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और कई बार वे जेल भी गए थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवाद के महत्व के बारे में कहा है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ये इनका कहना था जयप्रकाश नारायण जी का। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि भारत में सांस्कृतिक एकता होते हुए भी राजनीतिक एकता नहीं है, ठीक है। और भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर अधिकार करने के बाद ही राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ है, लेकिन यह राजनीतिक एकता ऊपर से थोपी हुई है। इसके द्वारा राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो सकती, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब हमारे देश के प्रति हमारा लगाव, हमारी निष्ठा, ठीक है। इसके बाद फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब तक सारी जनता एकजुट नहीं होगी तब तक राष्ट्रीयता का विकास भी नहीं हो सकता। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्ष के दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया था और यह दृष्टिकोण राजनीतिक क्षेत्रों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उनका यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण जी ने राष्ट्रवाद के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। इसके बाद देखिए आगे कि धार्मिक अंधविश्वासों, उन्होंने और क्या कहा है जयप्रकाश नारायण ने। तो उन्होंने कहा है कि धार्मिक अंधविश्वासों और कुरीतियों से हमें दूर रहना चाहिए तथा धर्म के प्रति विवेकपूर्ण, मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। फिर इसके बाद जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकलकर अपने अंदर एक बौद्धिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें। इसके बाद भारतीय एकता की प्रक्रिया मूल रूप से बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चेतना की प्रक्रिया है और इसलिए समस्त जनता को न्यायपूर्ण साधनों के साथ अपना योगदान देना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें इनका अंतर्राष्ट्रवाद। अब जो अंतर्राष्ट्रवाद है इसी को ही विश्व समाज या जय जगत कहा जाता है। तो इसमें देखिए जयप्रकाश जी के विचार क्या है। तो जयप्रकाश नारायण विश्व समाज के सिद्धांत को आदर्श मानते थे और उनका यह मानना था कि संगठित सैनिकवाद और समग्रवादी व्यवस्थाओं ने जो विनाश का तांडव मचा रखा है उसके मुकाबले में विश्व समाज ही एशिया तथा अफ्रीका की दलित मानवता के साथ न्याय कर सकता है। इसके बाद फिर तत्कालीन समय में विश्व में शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और संपूर्ण विश्व शक्ति 2 गुटों में बटा हुआ था। मतलब जो पूरा विश्व था वह 2 शक्ति गुटों में बटा हुआ था और प्रत्येक गुट अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने में लगे हुए थे। शक्ति की इस राजनीति व कूटनीति की पूजा हो रही थी और उसे व्यवहार में भी लाया जा रहा था और इस राजनीति में आदर्श और सिद्धांत की कोई जगह नहीं थी, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला है कि जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि संकट की इस घड़ी में संपूर्ण मानवता को बचाने का दायित्व बुद्धिजीवी वर्ग का है। उसे विश्व समाज या जय जगत की भावनाओं का प्रसार करना चाहिए। सभी देशों में, विश्व के जितने भी देश हैं
उन सभी का अंतर्राष्ट्रवाद में योगदान होना चाहिए। तो इसके लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इन बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा विश्व के लोगों को जागरूक करना होगा, उनको जगाना होगा कि पूरा विश्व एक है, कोई अलग अलग नहीं है और सभी देश एक दूसरे का सम्मान करना सीखे। ठीक है, तो यह कार्य कौन कर सकता है? यह कार्य जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह यह कार्य कर सकता है, ये उन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, इसके बाद फिर आज विश्व को शक्ति की राजनीति का सामना करने के लिए एक मानसिक क्रांति का विकास करने की आवश्यकता है, जिससे संपूर्ण विश्व को भय और आतंक से बचाया जा सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मानववाद। अब मानववाद के बारे में जयप्रकाश नारायण जी का क्या विचार है, तो देखिए इसमें। तो जयप्रकाश नारायण ने मानव के स्वभाव की संतुलित व्याख्या की थी और उनकी यह धारणा थी कि मनुष्य मूलतः केवल अच्छा या बुरा नहीं है। ठीक है, उनके अनुसार मानव का स्वभाव प्रकृति प्रदत्त तत्वों और सामाजिक कारकों से मिलकर निर्धारित होता है। अतः मनुष्य में अच्छा और बुरा बनने की संभावनाएं एक साथ विद्यमान रहती है। और जयप्रकाश नारायण ने मानव स्वभाव को कोई रूढ़ तत्व नहीं माना था। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य के स्वभाव व आचरण को प्रयासों के माध्यम में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है कि जयप्रकाश नारायण ने मानव केंद्रीयता को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की सार्थकता का मानदंड माना है। उन्होंने पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था तथा औद्योगिक सभ्यता का इस आधार पर भी विरोध किया कि इन सभ्यताओं ने मनुष्य को एक यंत्र मात्र बना दिया है तथा मनुष्य को उसकी सृजनात्मक शक्ति की वास्तविक आनंद की अनुभूति से वंचित कर दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण का यह मंत्र था कि धर्म, विचारधारा, राज्य एवं विज्ञान आदि सभी को साधन तथा मनुष्य को साध्य माना जाना चाहिए। और जयप्रकाश नारायण ने मानव की केंद्रीय सत्ता को मान्यता देते हुए मानव का समुदाय से पृथक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया था। और जयप्रकाश नारायण ने मानव की आत्मा की स्वतंत्रता तथा आत्म साक्षात्कार को ही मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च बिंदु स्वीकार किया था। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी पुस्तक, तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था समाजवाद की मेरी तस्वीर। ठीक है, तो माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में समाजवाद का अर्थ व लक्ष्य इन्होंने स्पष्ट किया था। और इसका अर्थ एवं लक्ष्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत हो, मनुष्य का शोषण न करे। इसके बाद फिर सभी के लिए आत्म विकास के समान का अवसर का प्रबंध हो, मतलब सभी व्यक्ति को खुद के विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। इसके बाद फिर समाज के भौतिक नैतिक साधनों का पूर्ण विकास तथा वर्ग विशेष के लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं, वरन पूरे समाज की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग हो। फिर इसके बाद में अगला इनका विचार है कि राष्ट्रीय संपत्ति तथा सामाजिक शिक्षा संबंधी तथा दूसरे प्रकार की उन सभी सेवाओं का उन सबके बीच न्यायपूर्ण बंटवारा करना जो अपने परिश्रम के द्वारा समाज की सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है जयप्रकाश नारायण जी ने। इसके बाद अब आगे देखिए इनके विचारों के अंतर्गत समाजवादी विचार। तो जयप्रकाश नारायण जी ने समाजवादी विचार के अंतर्गत 3 प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। तो ये 3 प्रकार के विचार कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाता है मार्क्सवादी समाजवाद, दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और तीसरा होता है गांधी सर्वोदय समाजवाद। तो ठीक है, गांधीवादी या सर्वोदय समाजवाद। तो 3 प्रकार के समाजवाद के बारे में वर्णन किया है या चर्चा की है जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, तो समाजवादी विचार के अंतर्गत पहला इसमें शुरू करेंगे मार्क्सवादी समाजवाद। इससे पहले जयप्रकाश नारायण जी ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं जो आपको याद रखना है। तो देखिए, इन्होंने समाजवाद के रूप के बारे में बताया है कि समाजवाद के रूप, अब समाजवाद मैं आपको बार बार बोल रहा हूं तो आपको यहाँ पर समाजवाद में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली क्लास में कई बार समाजवाद का अर्थ बता चुका हूँ। फिर भी उसका अर्थ आप एक बार समझ लीजिए। तो समाजवाद का अर्थ होता है कि संसाधनों का समान वितरण करना। ठीक है,
तो जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है या पिछड़ा तबका है उसको भी वे सभी संसाधन उपलब्ध कराना जो एक अमीर वर्ग के पास होता है, अर्थात सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संसाधन मुहैया कराना है। ठीक है, तो जब इन संसाधनों का समान वितरण किया जाता है तो उसे हम समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाजवादी विचार के अंतर्गत 3 प्रकार के विचार हम पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार के विचारों को पढ़ने से पहले जयप्रकाश नारायण जी ने कुछ अपनी बातें व्यक्त की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें उन्होंने समाजवाद के कुछ रूप के अंतर्गत यूरोपियन समाजवाद, फेवियन गिल्ड समाजवाद, इसके बाद श्रेणी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, राज्य समाजवाद, विकासवादी समाजवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद, जिनके अलग अलग रूप और अलग अलग विचार होते हैं। इसके बाद में C.M. जोड़ का कहना है कि समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है जिससे उसका स्वरूप ही नष्ट हो गया है। ये C.M. जोड़ का कहना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें मार्क्सवादी समाजवाद। तो जयप्रकाश नारायण जी की विचारधाराओं में पहला विचार आता है यहाँ पर समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत मार्क्सवादी समाजवाद। अब मार्क्सवादी समाजवाद के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं ये देखिए इसमें। तो जयप्रकाश नारायण के विचारों पर मार्क्सवाद का गंभीर प्रभाव था, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के विचारों पर समाजवाद के अंतर्गत किसका अधिक प्रभाव था, तो ये आपको याद रखना है, मार्क्सवाद का अधिक प्रभाव इन पर रहा है। उन्हें समाजवाद की प्रेरणा कार्ल मार्क्स से मिली थी और मार्क्सवाद में उनकी अटूट निष्ठा भी थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद को ही समाजवाद का वास्तविक रूप माना था। इसके बाद फिर कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं, तो ये कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इसके बाद फिर मार्क्सवादी समाजवाद को उन्होंने न्याय पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पुनर्निर्माण का पूर्ण सिद्धांत माना है। इसके बाद उन्होंने मार्क्स के सिद्धांत जिसके अंतर्गत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इसके बाद फिर वर्ग संघर्ष की धारणा, मूल्य का सिद्धांत, इसके बाद फिर निजी संपत्ति का अंत या संपत्ति समाजीकरण की धारणा, इनका समर्थन इन्होंने किया है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों को साकार रूप देने के लिए समाजवादी दल की नीतियों और कार्यक्रमों में सिद्धांत शामिल किए गए हैं। इसके बाद में ये कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हैं, या समाजवाद की स्थापना हेतु जयप्रकाश जी के कुछ सुझाव हैं। तो समाजवाद की स्थापना के लिए जयप्रकाश नारायण के कुछ सुझाव हैं जो इस प्रकार है। तो पहला सुझाव उनका देखिए कि उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के सभी साधनों के समाजीकरण की दृष्टि से आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग, कपास उद्योग, पटसन, रेलवे, नौवहन, बागवान, खदान, बैंक, बीमा एवं सार्वजनिक सेवाओं का समाजीकरण। ठीक है, तो इन उद्योगों का, इन जितने भी सेक्टर हैं, इन सभी का समाजीकरण हो। इसके बाद फिर अगला आता है कि विदेशी व्यापार पर राजकीय एकाधिकार की स्थापना की जाए। इसके बाद फिर अगला सुझाव था इनका कि उत्पादन, जनता को सारी सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, तो जो उत्पादक होता है तो उत्पादक जनता को सारी सत्ता का हस्तांतरण भी किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर देश के आर्थिक जीवन का राज्य द्वारा नियोजन एवं नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर आर्थिक जीवन के समाजीकृत क्षेत्र में उत्पादन, वितरण एवं ऋण संबंधी सहकारी समितियों का संगठन। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है आवश्यकता के अनुसार दाम और योग्यता के अनुसार काम के आधार पर अंततः आर्थिक वस्तुओं का वितरण किया जाए और उत्पादन किया जाए। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि व्यावसायिक आधार पर वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हो। इसके बाद फिर अगला उन्होंने बताया कि राज्य द्वारा किसी धर्म को समर्थन न देना, विभिन्न धर्म के बीच भेदभाव न करना और न जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी भेदभाव को मानना। इसके बाद फिर राज्य के द्वारा स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव न करना। ठीक है, इसके बाद फिर राजाओं और जमींदारों तथा अन्य सभी शोषक वर्गों का बिना क्षतिपूर्ण उन्मूलन करना। इसके बाद फिर अगला है किसानों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करना।
फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि राज्य द्वारा सहकारी एवं सामूहिक कृषि को प्रोत्साहित करना तथा उसे उन्नत बनाना। इसके बाद फिर अगला उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों और मजदूरों के द्वारा लिए गए ऋणों की समाप्ति। इसके बाद फिर श्रम करने या घोषणा पाने के अधिकार के द्वारा मान्यता देना। तो ये सारे सुझाव दिए थे जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के लिए। तो आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा समाजवाद के लिए सुझाव दिए गए थे, तो बताइए वे सुझाव कौन कौन से हैं। तो ये सुझाव आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको 50 शब्द ध्यान रखना है, शब्द सीमा विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए कि 1940 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवाद की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। इसके बाद फिर राष्ट्रीय और मानवीय आधारों पर मार्क्सवाद की उन्होंने आलोचना की, क्योंकि सोवियत संघ में स्टालिन ने जिस साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की उसका आधार राजनीतिक आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, इसके बाद फिर नौकरशाही, हिंसात्मक कार्यवाही, ये सब थी। जबकि जयप्रकाश नारायण इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे और इस स्थिति में वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव हो गया था, जिसकी कल्पना मार्क्स ने की थी, ठीक है। इसके बाद फिर अगला था कि भारतीय साम्यवादी दल अपनी नीति निर्धारण के मामले में स्वतंत्र नहीं था, बल्कि वह तत्कालीन साम्यवादी विश्व के नेता स्टालिन के हाथों की कठपुतली मात्र था। और जयप्रकाश नारायण जी ने साम्यवादी दल के आचरण एवं व्यवहारिक पक्ष से असंतुष्ट थे, इसीलिए उन्होंने साम्यवादी समाजवाद भारत के लिए उपयोगी नहीं माना था। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, ये अब इसके अंतर्गत आप देखिए। तो देखिए, इसमें जयप्रकाश नारायण जी के विषय में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि समाजवाद के बारे में जितना जयप्रकाश नारायण जानते हैं उतना देश में और कोई नहीं जानता है। ये कहा था महात्मा गांधी ने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उन्होंने 1934 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल तथा उसके कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने में प्रतिभा का परिचय दिया था। और जयप्रकाश जी अपने अमेरिका प्रवास के दौरान मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित हुए थे और सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में जिस प्रकार क्रांति का सफल संचालन किया गया था, इसके बाद उससे जयप्रकाश के मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण को बल मिला और समाजवाद अपने विचार के प्रारंभिक अवस्था में जयप्रकाश के लिए मार्क्सवाद का पर्याय था, जिसके अनुसार उन्होंने समाजवाद को आर्थिक सिद्धांत माना, जिसका अर्थ आर्थिक विषमता का अंत करना था, ठीक है। तो आर्थिक सिद्धांत जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्या था, तो उनका यह मानना था कि जो आर्थिक विषमता है इसको समाप्त करना है, हर व्यक्ति के पास खुद का रोजगार हो, हर व्यक्ति खुद स्वावलंबी बने, ठीक है। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, ठीक है। इसको उन्होंने कहा था आर्थिक सिद्धांत, या फिर इसको आर्थिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके बाद आगे देखिए, इसमें इन्होंने अपने राजनीतिक विचार की प्रारंभिक अवस्था में वे मार्क्स से सहमत थे कि व्यक्ति और समाज को भौतिक शक्तियाँ प्रभावित करती हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुरूप उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय उद्योगपति, पूंजीपति, जमींदार, इसके बाद फिर उच्च स्तरीय वेतनभोगी और सरकारी कर्मचारी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारतीय जनता को शोषित करने वाले सहयोगी हैं। इसके बाद फिर कुछ घटनाओं और मार्क्सवाद के क्रियान्वयन को लेकर जयप्रकाश का मार्क्सवाद से धीरे धीरे मोह भंग हो गया था। तो जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवाद के प्रति मोह क्यों भंग हो गया था, इसके कुछ कारण थे। तो कौन कौन से कारण हैं, तो पहला कारण देखिए इसमें कि सोवियत संघ में स्थापित समाजवाद में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहकर अमान्य किया। उनका मत था कि लोकतांत्रिक समानताओं के बिना समाजवाद नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ये इसका पहला कारण था कि जो मार्क्सवाद का समाजवाद था उसके लिए धीरे धीरे ये उदासीन होने लगे थे जयप्रकाश नारायण जी।
तो जयप्रकाश नारायण का मोह भंग क्यों हुआ था मार्क्सवाद के समाजवाद के प्रति, तो उसका पहला कारण मैंने आपको ये बताया। इसके बाद फिर दूसरा कारण यह था, तो उन्होंने कहा कि समाजवाद के पथ की ओर जाने से किसी प्रकार की तानाशाही की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चीन के द्वारा तिब्बत के प्रश्न को लेकर किए गए भारत के आक्रमण ने जयप्रकाश के इस विचार को पुष्ट किया कि साम्यवादी साम्राज्य के पिपासु हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए नैतिक और अनैतिक सभी साधनों को उचित मानते हैं। ठीक है, ये उन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण ने। जो मार्क्सवाद का समाजवाद था उसके लिए इनका जो मोहभंग हुआ था, या जो मार्क्सवाद का समाजवाद था जिसका धीरे धीरे इन्होंने विरोध किया था, उसके ये कारण थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे समाजवादी दृष्टिकोण। तो जयप्रकाश समाजवाद को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का पूर्ण सिद्धांत मानते हैं। उनका मत था कि मनुष्य अपनी अंतर्निहित क्षमताओं में समान नहीं होते। उनके अनुसार यह जैविक असमानता है जिसका निराकरण संभव नहीं है। इसके बाद फिर सामाजिक असमानता ये मानवकृत होती है, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों का वितरण और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के कारण शेष जनता निर्धनता, शोषण और महंगाई का शिकार बनती है। इसके बाद फिर लास्ट है इसमें कि वे इस व्यवस्था को समाजवाद के माध्यम से ठीक करना चाहते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप। तो जयप्रकाश नारायण ने भारत के संदर्भ में समाजवाद का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा था कि समाजवाद भारतीय संस्कृति से संबंधित मूल्यों के अनुरूप है। भारत की परंपराएं शोषणवादी नहीं है और भारतीय संस्कृतियों ने व्यक्तियों तथा दलितों की मुक्ति पर बल दिया है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद। तो जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवादी समाजवाद के क्रियान्वयन की सीमाओं का बोध होने के कारण उन्होंने क्रांतिकारी समाजवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना पर बल दिया था। उन्होंने समाजवाद की सफलता के लिए लोकतांत्रिक राज्य की अनिवार्यता पर भी बल दिया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। 3-3 नंबर में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए समाजवाद और लोकतंत्र ये परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो परस्पर पूरक कैसे होते हैं, तो देखिए इसमें कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवादी राज्य पूर्णतः लोकतांत्रिक होना चाहिए। वो समाजवाद के अंतर्गत लोकतंत्र के कुछ अर्थ हैं जो उन्होंने बताए थे। तो पहला अर्थ उन्होंने बताया था कि किसी दल विशेष का शासन न हो और मजदूरों के एक से अधिक दल हो सकते हैं। ये पहला अर्थ बताया उन्होंने लोकतंत्र का। दूसरा बताया कि विचार, अभिव्यक्ति और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता हो। इसके बाद फिर समाजवाद के अंतर्गत अगला अर्थ बताया उन्होंने कि मजदूर संघ तथा अन्य संस्थाओं को अपने समाचार पत्र निकालने, रेडियो व्यवस्था रखने, विद्यालय चलाने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो ये इन तीनों को मिलाकर समाजवाद के अंतर्गत लोकतंत्र के अर्थ बताए हैं जयप्रकाश नारायण जी ने, जो आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद के अंतर्गत लोकतंत्र का अर्थ लिखिए। तो ये अर्थ आपको लिखने होंगे। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला आता है कि हिंसात्मक तरीके का विरोध। तो जयप्रकाश नारायण हिंसात्मक तरीके का विरोध करते थे। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद लाने के लिए मार्क्स की तरह हिंसक तरीके का महत्व या जो हिंसक तरीके होते थे उनका विरोध किया था, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के तत्वों का लोप हो जाता है। और उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए रचनात्मक कार्यों में विश्वास पर बल दिया था। इसके बाद फिर अगला उन्होंने बताया, इसमें अगला पॉइंट देखिए कि साधन और साध्य का संबंध। तो साधन और साध्य का संबंध के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा में यह भी बताया था कि नैतिक मूल्यों का समाज में अपना स्थान होता है
और अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति में गलत साधन सहायक नहीं हो सकते। समाजवाद का लक्ष्य एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है और इस दृष्टि से अच्छे साधनों से ही ऐसा संभव हो सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें पूंजीवाद का विरोध नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद की तरह मात्र पूंजीवाद का विरोध नहीं है और लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यापार, उद्योग धंधों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सामूहिक स्वामित्व प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें बताई गई है जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में 5 नंबर में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे, गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय। तो गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय, तो इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर सर्वोदय का अर्थ होता है सर्वधन उदय, मतलब सभी का उदय हो। ठीक है, तो जयप्रकाश को बाद में लोकतांत्रिक समाजवाद भी अपर्याप्त प्रतीत हुआ और राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण और राज्यवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की असफलता के लिए उत्तरदायी था। जयप्रकाश नारायण ने कल्याणकारी राज्य की आलोचना की थी क्योंकि इसमें शासन की शक्ति और कार्य में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक राज्यों में दलों की भूमिका द्वारा जनतंत्र की दलीय तंत्र में परिणति लोकतांत्रिक समाजवाद की दुर्दशा का एक अन्य कारण थी। अंततः गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ था। इसके बाद फिर जयप्रकाश की गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय की अवधारणा को कुछ बिंदुओं से हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत कुछ विचार जयप्रकाश नारायण जी ने व्यक्त किए हैं। तो पहला आ जाता है सर्वोदय की अवधारणा का बिंदु, सर्वोदय का अर्थ। तो सर्वोदय का अर्थ क्या हो जाता है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि सर्वधन उदय मतलब सभी का उदय हो। तो जयप्रकाश गांधी जी के सर्वोदय दर्शन में विश्वास करते थे और इसका अर्थ है सबका सभी दृष्टिकोण से कल्याण हो। अगर कोई निर्धन वर्ग है तो निर्धन वर्ग के संदर्भ में जहां सर्वोदय का लक्ष्य आर्थिक कल्याण है, तो वहीं जो अमीर वर्ग होता है तो अमीर वर्ग के संदर्भ में उसका लक्ष्य धनी वर्ग में अपरिग्रह और त्याग की भावना उत्पन्न कर उन्हें आत्मिक कल्याण की ओर बढ़ाना है। ठीक है, तो सर्वोदय ये सभी का कल्याण करता है, सभी का उदय करता है, सभी दृष्टिकोणों से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोदय का अर्थ क्या है। इसके बाद देखिए आगे, सर्वोदय के आदर्श। अब सर्वोदय के आदर्श कौन कौन से हैं, तो पहला आदर्श होता है इसमें राज्य विहीन समाज। ठीक है, तो देखिए इसमें तो सर्वोदय का लक्ष्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति अन्याय से पूर्णतः मुक्त हो। राज्य के वर्तमान स्वरूप का सर्वोदय विरोध करता है क्योंकि जो राज्य होता है वह दमन पर आधारित होता है और सर्वोदय का अंतिम लक्ष्य राज्यविहीन समाज की स्थापना करना है जो जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज होगा जिसमें किसी भी प्रकार की सत्ता का अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लोक शक्ति पर आधारित। तो सर्वोदय की आस्था लोक शक्ति में है, राज्य शक्ति में नहीं, और इसकी मान्यता यह है कि सरकार को जनता की संगठित शक्ति के माध्यम से ही सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है अहिंसा पर आधारित। तो अहिंसा पर आधारित के संबंध में जयप्रकाश जी की यह मान्यता है कि सर्वोदय अहिंसक तरीके से सामाजिक क्रांति तथा समाज के नव निर्माण की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें राजनीतिक विकेंद्रीकरण। तो सर्वोदयी विचारधारा राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देती है और इस संदर्भ में जयप्रकाश ने लोक स्वराज की अवधारणा दी है जिसमें सार्वभौमिक सत्ता का उपयोग जनता करेगी। और जयप्रकाश जी का यह मत था कि यदि हमें लोकतांत्रिक या हमें लोकतंत्र को टिकाऊ बनाना है तो उसके लिए हमें लोकतंत्र के आधार को व्यापक बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला उनका विचार था आर्थिक विकेंद्रीकरण। तो सर्वोदय की अवधारणा के अनुसार
बिना आर्थिक विकेंद्रीकरण के राजनीतिक विकेंद्रीकरण कारगर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके संदर्भ में सर्वोदय मशीनों पर आधारित बड़े उद्योगों के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है। ये उन्होंने बताया है आर्थिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे समाजवाद और सर्वोदय में अंतर। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो समाजवाद हिंसा से बलपूर्वक स्थापित किया गया हो वह तामसिक समाजवाद अर्थात साम्यवाद है। इसके बाद फिर दूसरा बताते हैं कि जो समाजवाद कानून से राज्य शक्ति के द्वारा स्थापित हो वह राजसिक अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद है, और जो समाजवाद जनता के विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन लाकर स्थापित किया जाता है वह सात्विक समाजवाद है अर्थात सर्वोदय है। तो ये इसमें छोटा सा अंतर है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि समाजवाद और सर्वोदय में अंतर क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है सर्वोदय आंदोलन के अंग अथवा चरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सर्वोदय आंदोलन का अंग या चरण, तो पहला चरण या पहला अंग है इसमें भूदान, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोदय आंदोलन के अंग लिखिए या इसके चरण लिखिए। तो सर्वोदय का पहला चरण या पहला अंग होता है भूदान, मतलब भूमि का दान। तो भूदान सर्वोदय आंदोलन का प्रथम चरण है और इसके अनुसार व्यक्तियों को अपनी भूमि का कुछ भाग दान में देना चाहिए। भूदान गांधी जी के ट्रस्टीशिप की धारणा से प्रभावित है और जिसका विश्वास है कि समस्त भूमि ईश्वर की है और मानव इस पर ट्रस्टी के रूप में अधिकार रखता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर दूसरा आता है ग्रामदान। तो दूसरा चरण होता है ग्रामदान। तो सर्वोदय का आंदोलन या सर्वोदय आंदोलन का दूसरा चरण ग्रामदान है। यह व्यक्तियों के मानसिक परिवर्तन पर बल देता है। ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार ग्रामदान का अर्थ क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह व्यक्तियों के मानसिक परिवर्तन पर बल देता है, क्योंकि मानसिक परिवर्तन के अभाव में सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है, और यह इस बात पर बल देता है कि भूमि का मालिक ईश्वर होता है। ठीक है, और अतः भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा भूमि वार को अपनी भूमि का 20वां हिस्सा भूमिहीन को देना चाहिए। मतलब भूमिदार का मतलब जिसकी भूमि होती है, जो भूमि का मालिक होता है, उसको अपनी भूमि का 20वां हिस्सा भूमिहीन को देना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति अपने खेत में जो कुछ भी पैदा करता है उसका 40वां हिस्सा तथा दूसरे अपने मासिक कमाई में से 1 दिन की कमाई ग्राम कोष को देना चाहिए। ये इनका विचार था जयप्रकाश नारायण का। इसके बाद फिर अगला आता है ग्राम स्वराज। अब ग्राम स्वराज इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है, तो देखिए। तो ग्राम दान में सम्मिलित सभी सिद्धांत ग्राम स्वराज के आधार हैं, और ग्राम स्वराज में भूमि का सामाजिक स्वामित्व होता है। इसके बाद फिर कार्य सर्वानुमति से किए जाते हैं, वह भूमि व्यवस्था ग्राम सभा के हाथ में आ जाती है, और इस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त समाज की स्थापना होती है। इसके बाद फिर ग्राम सभी विवादों, नशाबंदी आदि के संबंध में प्रस्ताव पास कर उसका अनुसरण कर सकती है, और इस प्रकार सहयोग, विकेंद्रीकरण, अहिंसा, शोषण मुक्त समाज, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श ग्राम स्वराज के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर समाप्त हो जाता है फ्रेंड। अब इसके बाद में इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना, जो हमने आज आपको पढ़ाया है इसमें से 3 नंबर और 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जयप्रकाश नारायण जी का पूरा पार्ट कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।